कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे। एक बार फिर से आपके यूट्यूब चैनल मेडी साइंस ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। आप सभी को पता है बच्चे, आप सब इस समय यूपी ट्रिपल एससी मुख्य सेविका की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो आपके प्रैक्टिस के लिए हम कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू लेकर के आए हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो चलिए देरी ना करके अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है बच्चे, वो है परामर्श का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। क्वेश्चन दिया हुआ है परामर्श का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो इसका ऑप्शन जो दिया है बच्चे, वो दिया है सलाह देना, सलाह लेना या परामर्श लेना, परीक्षण देना या फिर उपयुक्त सभी। तो बात करें अगर इस क्वेश्चन के राइट आंसर की, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, सलाह लेना या परामर्श लेना। परामर्श का शाब्दिक यही अर्थ होता है कि या तो आप किसी दूसरे से कोई एक किसी बात की सलाह लेते हैं या फिर उसको परामर्श भी कह लेते हैं। तो परामर्श का शाब्दिक अर्थ होता है सलाह लेना, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है परामर्श में कम से कम कितने व्यक्तियों की लिप्तता आवश्यक होती है। ये बताना है आपको कि जैसे जो परामर्श होता है तो उसमें कितने लोग शामिल होते हैं। जैसे कि केवल एक व्यक्ति होता है जो कि परामर्श लेता है, या फिर वही होता है जो परामर्श देता है। तो वही आपको बताना है कि परामर्श में कम से कम कितने व्यक्तियों की लिप्तता तथा आवश्यकता होती है, ठीक है। तो इसको ऑप्शन दिया है 4, क्या दिया इसका ऑप्शन 4 है, 3 है, 6 है, 2 है। तो अगर इस क्वेश्चन के राइट आंसर की बात करेंगे तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, ठीक है। परामर्श में क्या होता है, कम से कम 2 व्यक्तियों की आवश्यकता होती है, जिसमें क्या होता है एक परामर्शक होता है या परामर्शदाता। इसका मतलब ये हो गया कि एक तो सलाह देता है और दूसरा जो होता है परामर्श प्राप्त करने वाला व्यक्ति होता है। जैसे कि अगर आप किसी से आपको परामर्श लेना है तो फिर आप क्या करेंगे, एक तो परामर्श लेने वाला हो जाएगा और एक आप जो उससे सलाह ले रहे हैं या परामर्श ले रहे हैं तो 2। तो इसीलिए 2 व्यक्तियों की आवश्यकता होती है, लिप्तता होती है। इसका मतलब यही होगा कि उसमें 2 व्यक्ति शामिल होते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चे, किस समाजशास्त्री के अनुसार परामर्श प्रतिक्रिया जो है वो समस्या समाधान का सम्मिलित प्रयास है, ठीक है। आपको ये बताना है कि ऐसे कौन समाजशास्त्री थे जिनके अनुसार जिन्होंने ये कहा है कि परामर्श प्रतिक्रिया समस्या समाधान का सम्मिलित प्रयास है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन दिया है रूट स्ट्रॉन्ग, रॉबिन्स, मारियस या फिर उपयुक्त सभी। तो इस क्वेश्चन का अगर राइट आंसर की बात करेंगे तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ये रूट स्ट्रॉन्ग, ठीक है। रूट स्ट्रॉन्ग के अनुसार क्या है, परामर्श प्रतिक्रिया समस्या समाधान का सम्मिलित प्रयास, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, किस समाजशास्त्री का कहना है कि मात्र अक्टूबर के लिए नहीं वरन जीवन की किसी भी समस्या के समाधान हेतु जो वैचारिक सहायता दी जाती है वह परामर्श होती है। अब ये बताना है कि ऐसे किस समाजशास्त्री ने ये कहा है कि मात्र अक्टूबर के लिए नहीं वरन जीवन की किसी भी समस्या के समाधान हेतु जो वैचारिक सहायता दी जाती है वह परामर्श होती है। यहाँ पर अक्टूबर गलती से टाइप हुआ है बच्चे, यहाँ पर मात्र व्यवसाय होना चाहिए, अक्टूबर टाइप हो गया है। यहाँ पर क्या होगा, व्यवसाय होगा आपका, व्यवसाय। थोड़ा सा आप लोग इसको सही कर लीजिएगा, ये व्यवसाय होगा कि मात्र व्यवसाय के लिए नहीं वरन जीवन की किसी भी समस्या के समाधान हेतु जो वैचारिक सहायता दी जाती है वह परामर्श होती है। तो इसको ऑप्शन दिया हुआ है रूट स्ट्रॉन्ग, ए जे जोन्स, रॉबिन्स या फिर मारियस। तो अगर इस क्वेश्चन के राइट आंसर की बात करेंगे तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा मायर्स, ठीक है। मायर्स ने कहा है कि मात्र व्यवसाय के लिए नहीं वरन जीवन की किसी भी समस्या के समाधान हेतु जो वैचारिक सहायता दी जाती है वह परामर्श होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है, परामर्श प्रक्रिया का सबसे महत्वपूर्ण घटक होता है। अब ये बताना है आपको कि जो परामर्श प्रक्रिया है, सलाह लेने की प्रक्रिया है, उसका महत्वपूर्ण घटक क्या होता है। तो इसको ऑप्शन दिया हुआ है लक्ष्य निर्माण करना, समस्या का परिचय, बौद्धिक प्रक्रिया या फिर कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन को जो राइट आंसर हो जाएगा आपका, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ये लक्ष्य निर्माण करना, ठीक है। परामर्श की प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण घटक क्या होता है, लक्ष्य का निर्माण करना होता है। इन लक्ष्यों को परामर्शदाता वातावरण एवं समाज के अनुरूप ही निर्धारित किया जाता है। जैसे अगर किसी का कोई लक्ष्य है, कोई दूसरे से परामर्श लेकर अगर वो अपना लक्ष्य पूरा करना चाहता है, उसके बारे में किसी से सलाह लेता है, तो वही क्या है, उसका सबसे महत्वपूर्ण घटक हो जाएगा लक्ष्य निर्माण करना, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, परामर्श की विशेषता में सम्मिलित है। आपको ये बताना है कि जो परामर्श की विशेषता है, यानी जो सलाह की विशेषता है, उसमें क्या सम्मिलित है। इसको ऑप्शन दिया हुआ वार्तालाप का स्वरूप, व्यक्तिगत प्रक्रिया,
आत्मविश्वास का विकास या फिर उपयुक्त सभी। तो इस क्वेश्चन के अगर राइट आंसर की बात करेंगे तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। परामर्श की जो विशेषताएं होती हैं उनमें वार्तालाप के स्वरूप को भी सम्मिलित किया गया है, व्यक्तिगत प्रक्रिया को भी सम्मिलित किया गया है और आत्मविश्वास का जो विकास है वो भी इसमें सम्मिलित है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है परामर्श की प्रमुख विशेषताएं हैं। आपको ये बताना है कि जो परामर्श है, सलाह है, उसकी विशेषता क्या है। तो इसका ऑप्शन दिया हुआ है समस्या समाधान में सहायता, प्रार्थी स्वयं निर्णय लेने में सक्षम, सौहार्दपूर्ण वातावरण या फिर उपयुक्त सभी। तो इस क्वेश्चन के अगर राइट आंसर की बात करेंगे तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। परामर्श की ये सभी विशेषताएं हैं, ठीक है। समस्या समाधान में सहायता, अगर कोई व्यक्ति है वो किसी समस्या में है, वो खुद से उस समस्या का समाधान नहीं कर पा रहा है, तो क्या होता है कि किसी दूसरे से परामर्श लिया, सलाह लिया, उससे क्या हुआ, उसकी समस्या का समाधान हो गया। प्रार्थी स्वयं निर्णय लेने में सक्षम, जैसे कि ये होता है कि अगर कुछ भी कोई निर्णय लेना है, समझ नहीं आ रहा है, वो व्यक्ति गया दूसरे से, उसने परामर्श लिया, सलाह लिया, तो वो क्या किया, स्वयं का निर्णय ले लिया, मतलब किसी की सलाह के परामर्श की वजह से। सौहार्दपूर्ण वातावरण, तो इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका उपयुक्त सभी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चे, परामर्श की विशेषताएं हैं, ये आपको बताना है कि वो अभी मुख्य विशेषता था, अब ये बताना है आपको कि जो परामर्श की विशेषताएं हैं वो क्या क्या हैं। तो क्या है, समस्या परक, सहायता प्रदान, दो व्यक्तियों का आपसी संपर्क या फिर उपयुक्त सभी। तो इस क्वेश्चन का भी राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि समस्या परक मतलब समस्या का इससे निवारण होता है, सहायता मिलती है परामर्श लेने से, और दो व्यक्तियों का आपसी संपर्क भी होता है क्योंकि परामर्श में दो व्यक्ति शामिल होते हैं, हमने आपको बताया। इसका राइट आंसर आपको ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, विलियमसन और हर्ले के अनुसार परामर्श प्रक्रिया के कितने पद होते हैं। आपको ये बताना है कि विलियमसन और हर्ले एक समाजशास्त्री हैं, उनके अनुसार परामर्श प्रक्रिया के कितने पद होते हैं। इसको ऑप्शन दिया हुआ है 4, 5, 3 या फिर 6। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। 6 होते हैं। विलियमसन और हर्ले के अनुसार जो होते हैं परामर्श प्रक्रिया के 6 पद होते हैं। उसमें आपका क्या क्या है, आपका एक विश्लेषण है, क्या है बच्चे, आपका एक विश्लेषण है, उसके बाद में दूसरा आपका है संश्लेषण, विश्लेषण, संश्लेषण, निदान, पूर्व अनुमान, परामर्श, ठीक है, और अनुवर्तीन, ये सब क्या है, विलियमसन और हर्ले के अनुसार परामर्श प्रक्रिया के पद होते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्न में से कौन परामर्श प्रक्रिया के पद हैं। आपको ये बताना है कि परामर्श प्रक्रिया के पद कौन से। अभी हमने इस क्वेश्चन के जस्ट पहले ही आपको बताया है, निदान, परामर्श, विश्लेषण या फिर उपयुक्त सभी। तो इस क्वेश्चन का अगर राइट आंसर की बात करेंगे तो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, क्योंकि हमने बताया क्या है, विलियमसन और हर्ले के अनुसार 6 है, निदान के 6 इसके परामर्श के 6 पद है, उसमें निदान है आपका, परामर्श है, विश्लेषण है, इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्न में से परामर्श का सिद्धांत है। आपको ये बताना है कि परामर्श का सिद्धांत कौन सा है। ये जो ऑप्शन दिए हैं, स्वीकृति का सिद्धांत है, सीखने का सिद्धांत है, व्यक्ति के सम्मान का सिद्धांत है या फिर उपयुक्त सभी। तो इस क्वेश्चन के अगर राइट आंसर की बात करेंगे बच्चे, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। ये भी क्या है कि जो ये परामर्श होता है वो स्वीकृति का भी सिद्धांत है, सीखने का सिद्धांत है, व्यक्ति के सम्मान का सिद्धांत है, व्यक्ति के साथ विचार करने का सिद्धांत है, लोकतंत्रीय आदर्शों के साथ निरंतरता का सिद्धांत है। तो इसमें आपके जो ऑप्शन 3 दिए हुए हैं ये शामिल है परामर्श के सिद्धांत में, इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है बच्चे, निम्न में से कौन परामर्श का सिद्धांत नहीं है। अब आपको ये बताना है कि इसमें कौन सा जो है वो परामर्श का सिद्धांत नहीं है। इसके पहले हमने आपको बताया, एक बार फिर से रिपीट कर दे रहे हैं कि जो परामर्श के सिद्धांत है वो कौन कौन से हैं। आपका स्वीकृति का सिद्धांत है, सीखने का सिद्धांत है, व्यक्ति के सम्मान का सिद्धांत है, व्यक्ति के साथ विचार करने का सिद्धांत है और लोकतंत्रीय आदर्शों के साथ निरंतरता का सिद्धांत है, ठीक है। ये आपके परामर्श के सिद्धांत है। अब इनमें देख लीजिए जो सिद्धांत है वो कौन कौन से हैं। इसमें स्वीकृति का सिद्धांत ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, व्यक्ति के साथ विचार करने का जो सिद्धांत है ये भी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, सीखने का सिद्धांत ये भी आपका सही हो जाएगा, लेकिन ये जो है संश्लेषण का सिद्धांत ये आपके परामर्श के सिद्धांत में शामिल नहीं है। इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। ये जो है परामर्श के सिद्धांतों में सम्मिलित नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है बच्चे,
परामर्श की विधियों में निम्न में सम्मिलित होता है। आपको ये बताना है कि जो परामर्श की विधियां हैं उनमें क्या क्या सम्मिलित होता है। तो इसको ऑप्शन दिया मौन धारण, पुनरावृत्ति, स्वीकृति या फिर उपयुक्त सभी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि जो परामर्श की विधि है उनमें मौन धारण भी सम्मिलित है, ठीक है, स्वीकृति के साथ साथ पुनरावृत्ति भी है, आदि विधियों का प्रयोग किया जाता है। जैसे अगर कोई परामर्श दे रहा है तो दूसरा व्यक्ति क्या है, चुपचाप होकर उसकी सलाह लेता है, ठीक है, स्वीकृति मतलब स्वीकार भी करता है उसके परामर्श को। तो ये सब क्या है, ये सब परामर्श की विधियां हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है, कार्य व समस्याओं के क्षेत्र के आधार पर भारत में निर्देशन को मुख्यतः कितने प्रकारों में बांटा गया। आपको ये बताना है कि कार्य और समस्या के क्षेत्र के आधार पर निर्देशन को मुख्यतः कितने प्रकार में बांटा गया है, भारत की बात की जा रही है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा 3, ठीक है, 3 प्रकार में बांटा गया है। तो कार्य और समस्या के क्षेत्र के आधार पर जो है वो 3 प्रकार के निर्देशन होते हैं। उनमें आपका कौन सा, एक है शैक्षिक निर्देशन, क्या है बच्चे, शैक्षिक निर्देशन, दूसरा है व्यवसायिक निर्देशन, दूसरा क्या है व्यवसायिक निर्देशन, और तीसरा है आपका वैयक्तिक निर्देशन, ठीक है, क्या है वैयक्तिक निर्देशन। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, निर्देशन विधि के आधार पर निर्देशन को कितने भागों में बांटा गया। आपको ये बताना है कि निर्देशन विधि के आधार पर कितने भागों में बांटा गया। अभी तक क्या देखा आपने, ये कार्य और समस्या के क्षेत्र के आधार पर पूछा गया। अब है निर्देशन विधि के आधार पर निर्देशन को कितने भागों में बांटा गया है। तो इसको ऑप्शन दिया हुआ है 2, 3, 5 और 4। तो इस क्वेश्चन के अगर राइट आंसर की बात करेंगे तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ये 2, ठीक है। निर्देशन विधि के आधार पर निर्देशन को 2 भागों में बांटा गया है। उसमें आपका क्या है, एक है वैयक्तिक निर्देशन और दूसरा है सामूहिक निर्देशन। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, परामर्श के कितने प्रकार हैं। अब ये बताना है आपको जो परामर्श है, सलाह है, उसके कितने प्रकार हैं। तो इसको ऑप्शन दिया हुआ है 2, 4, 3, 5। तो इस क्वेश्चन के अगर राइट आंसर की बात करेंगे तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है। 3 प्रकार है परामर्श के, कितने 3 प्रकार है। कौन कौन सा है, एक है निर्देशात्मक परामर्श, इसका मतलब है कि जो परामर्श दाता पर आधारित होता है, जो परामर्श देने वाला होता है उस पर यह आधारित होता है निर्देशात्मक परामर्श। दूसरा होता है अनिर्देशात्मक परामर्श, इसमें क्या होता है कि परामर्श प्रार्थी पर, जो परामर्श ले रहा है, सलाह ले रहा है, उस पर आधारित होता है, जो दूसरा है अनिर्देशात्मक परामर्श। तीसरा होता है बच्चे समन्वित परामर्श, ठीक है। तो समन्वित परामर्श क्या होता है कि जो परामर्श दाता होता है, इसका मतलब जो सलाह देने वाला होता है, और परामर्श प्रार्थी जो सलाह लेने वाला होता है, उसके समन्वय पर आधारित होता है तीसरा वाला। एक बार फिर से सुन लीजिए, 3 परामर्श कौन कौन से होते हैं आपका, एक निर्देशात्मक परामर्श होता है, दूसरा अनिर्देशात्मक परामर्श होता है, और तीसरा जो होता है वो समन्वित परामर्श होता है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, निर्देशित परामर्श के लाभ कौन कौन से हैं। आपको ये बताना है कि जो निर्देशित परामर्श है उसके लाभ कौन कौन से। इसको ऑप्शन दिया हुआ है प्रत्यक्ष विधि, समय की बचत, समस्या पर बल या फिर उपयुक्त सभी। तो इस क्वेश्चन के अगर राइट आंसर की बात करेंगे तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर भी आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। निर्देशित परामर्श के लाभ बताने हैं आपको, तो इसमें पता है क्या क्या आपका शामिल है, एक तो प्रत्यक्ष विधि है ही शामिल, समय की बचत भी है, समस्या पर बल भी है। इसके अलावा क्या आपका इन तीनों के अलावा समस्या का शीघ्र हल, अधिक स्थायी, प्रभावपूर्ण बौद्धिक विधि, ये सब भी आपके निर्देशित परामर्श के लाभ हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है बच्चे, निर्देशित परामर्श के दोष कौन कौन से। अभी आपने क्या देखा, लाभ देखा जो निर्देशित परामर्श है। अब आपको ये बताना है कि निर्देशित परामर्श के दोष क्या क्या है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन दिया हुआ है स्वाव निर्देशन का अभाव, परामर्श प्रार्थी का निष्क्रिय हो जाना, परामर्श दाता पर आश्रितता, और या फिर उपयुक्त सभी। तो इस क्वेश्चन के अगर राइट आंसर की बात करेंगे तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। इसमें भी आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, क्योंकि निर्देशित परामर्श के दोष जो हैं वो स्व निर्देशन का अभाव है, इसमें परामर्श प्रार्थी का निष्क्रिय हो जाना भी है आपका, परामर्श दाता पर आश्रितता भी है, उपयुक्त सभी है, ठीक है। इसका मतलब आप समझ रहे हैं, जैसे कि हो गया स्व निर्देशन का अभाव,
मतलब खुद से व्यक्ति क्या है कि अपना निर्णय नहीं ले सकता, जैसे कि अपने बारे में जो भी उसका लक्ष्य है या कुछ भी है वो अपने अपने ऊपर मतलब कि नहीं, समझ लिए दूसरे पर आश्रित है, वो खुद का निर्णय स्वयं नहीं ले सकता है। एक तो ये हो गया। दूसरा है परामर्श प्रार्थी का निष्क्रिय हो जाना। कभी कभी ऐसा भी तो होता है कि अगर किसी ने सलाह लिया किसी से, तो क्या हो गया कि जो सलाह लेने वाला है वो निष्क्रिय हो गया। तीसरा क्या है, परामर्शदाता पर आश्रितता, मतलब कि जो परामर्श दे रहा है, परामर्श लेने वाला व्यक्ति क्या है उस पर आश्रित है। तो ये सब इसके दोष है निर्देशित परामर्श के। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, अनिर्देशित परामर्श के लाभ कौन कौन से। अभी आपको बताना है जो अनिर्देशित परामर्श है इसमें क्या है, इसमें ये जो होता है ये परामर्श प्रार्थी पर आधारित होता है, तो इसके लाभ कौन कौन से हैं। तो इसको ऑप्शन दिया हुआ है, परामर्श प्रार्थी का आत्म ज्ञान विकसित, स्वर्णन का अवसर, समस्या समाधान की योग्यता विकसित, या फिर उपयुक्त सभी। तो इस क्वेश्चन के अगर राइट आंसर की बात करेंगे तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। जो अनिर्देशित परामर्श होता है उसके लाभ हैं, परामर्श प्रार्थी का आत्मज्ञान विकसित होना, ये भी आपका सही है, स्ववर्णन का अवसर, ये भी सही है, और समस्या समाधान की योग्यता विकसित, ये भी आपका सही है। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है, अनिर्देशित परामर्श के दोष। अब आपको ये बताना है कि जो अनिर्देशित परामर्श है उसके दोष कौन कौन से हैं। आपका ऑप्शन दिया हुआ है, परामर्शदाता निष्क्रिय, अधिक समय का लगना, व्यक्तिगत संपर्क का अभाव, या फिर उपयुक्त सभी। तो इस क्वेश्चन के राइट आंसर की बात करेंगे अगर, तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, उपयुक्त सभी इसमें भी हो जाएगा। इसमें जो होता है इसके दोष कौन कौन से होते हैं, तो एक तो आपका ये होता है कि अधिक समय का लगना हो गया, परामर्शदाता का निष्क्रिय होना हो गया, व्यक्तिगत संपर्क का अभाव हो गया, परामर्श प्रार्थी केंद्रित होना, ये सब क्या है, अनिर्देशित परामर्श के दोष हैं। अगले क्वेश्चन पर बस बच्चे आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।